फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल गेम। आज हम बात करेंगे दो एपिक बैटल के बारे में जो हमने देखा चैंपियंस लीग की क्वार्टर फाइनल की फर्स्ट लेग में। एक है रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एंड दूसरा है आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। तो अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो चैंपियंस लीग का सबसे सक्सेसफुल क्लब रियल मैड्रिड है और ये सब मानते भी है बिकॉज 14 बार उन्होंने चैंपियंस लीग जीता है, तो उस पर कोई डाउट नहीं है। अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करूं तो मैनचेस्टर सिटी रिसेंट टाइम में वन ऑफ द बेस्ट टीम है वर्ल्ड का, ये भी सब मानते हैं। लास्ट साल की बात करूं, लास्ट सीजन में मैनचेस्टर सिटी ने ट्रेबल जीता था, तो इस टाइम में तो ऑलमोस्ट हम बोल ही सकते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। इस सीजन की भी बात करूं तो रियल मैड्रिड भी अपना जो डोमेस्टिक लीग है उसमें टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं और मैनचेस्टर सिटी करंटली सेकंड पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। दूसरे तरफ अगर मैं आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख की बात करूं तो आर्सेनल भी चैंपियंस लीग में उतना सक्सेसफुल उनको नहीं मिला, बट जब बड़े टीमों का नाम लिया जाता है वर्ल्ड में तो आर्सेनल का भी नाम लिया जाता है, वो बड़े टीमों में आते हैं। ऑपोजिट साइड में अगर मैं जब बायर्न म्यूनिख की बात करता हूं तो बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग में भी सक्सेसफुल क्लब का अगर रैंक किया जाए तो उसमें टॉप 5 में आएंगे, इतना सक्सेसफुल वो है। प्लस बड़े टीमों में उनको भी गिना जाता है एंड वो भी डोमेस्टिक लीग में बहुत सक्सेसफुल क्लब है। करंट सीजन में आर्सेनल थर्ड पोजीशन पे अभी करंटली बैठे हुए हैं, बट वो टाइटल चेस कर रहे हैं। एंड बायर्न म्यूनिख का इस सीजन उतना बढ़िया नहीं जा रहा है क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, ऑल्दो वो सेकंड पोजीशन में फिर भी बैठे हुए हैं। तो हम ये जो चार बड़े बड़े क्लब है, क्लैश ऑफ टाइटन्स की बात करेंगे आज। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख में। उस मैच में क्या हुआ, तो आर्सेनल के होम ग्राउंड में मैच था। मुझे पता नहीं क्यों कल का मैच में एमिरेट्स स्टेडियम की जगह आर्सेनल स्टेडियम दिखा रहा था जो वेन्यू है। अगर आप लोगों में किसी को पता है इसकी रीजन क्या है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में डिटेल में पता नहीं है। इवन मैंने सोशल मीडिया में कहीं तो देखा था कि चैंपियंस लीग का जो आर्सेनल का होम मैच होगा उसमें उसका नाम एमिरेट्स नहीं लिया जाएगा, आर्सेनल स्टेडियम लिया जाएगा। रीजन मुझे नहीं पता। तो होम मैच था आर्सेनल में। आर्सेनल की करंट फॉर्म और बायर्न म्यूनिख की जो करंट फॉर्म है उसको अगर देखते हैं तो हर कोई ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये मैच आर्सेनल के लिए रिलेटिवली इजी होगा और आर्सेनल को आइदर 1-0 और 2-0 की विक्ट्री मिलेगी। बट मैच में वैसा नहीं होता है। आर्सेनल अपना टीम लेके उतरते हैं, काई हैवर्ट्स, मार्टिनेली, साका फॉरवर्ड पे, मिडिल में जॉर्जिनो और राइस रहते हैं एंड अगर डिफेंस की बात करूं तो गैब्रियल, सालिबा, बेन वाइट और क्यूअर रहते हैं। सो डेविड राया है गोल में, डेविड राया रहते हैं। सॉरी, मैं ओडेगार्ड का नाम लेना भूल गया। मिडफील्ड में ओडेगार्ड, राइस एंड जॉर्जिनो। तो ये मिडफील्ड, ये टोटल टीम लेके आर्सेनल उतरते हैं। बायर्न म्यूनिख के पास भी हैरी केन रहते हैं, लेरियो साने रहते हैं, गैनाब्री रहते हैं एंड मुसियाला तो है ये गोरेट्स्का। डिफेंस में एरिक डायर रहते हैं एंड डिलीट रहते हैं, किमिक रहते हैं एंड गोल में नॉयर रहते हैं। सो बहुत टैलेंटेड एंड स्किलफुल प्लेयर्स दोनों तरफ ही है। बट अगर मैं दोनों की स्क्वाड की बात करूं तो आर्सेनल की स्क्वाड रिलेटिवली यंग है एंड चैंपियंस लीग में एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। बट अगर बायर्न म्यूनिख की बात करूं तो रिलेटिवली उम्र ज्यादा है एंड चैंपियंस लीग की एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। तो मैच स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में आर्सेनल एज एक्सपेक्टेड डोमिनेंस के साथ चालू करते हैं मैच। साका एक बहुत ही बढ़िया फिनिश करते, बहुत बढ़िया गोल देते, बट उसमें बायर्न म्यूनिख का डिफेंस का भी थोड़ा गलती था। वो ब्लॉक कर लेना चाहिए था उस शॉट को, या वहां शॉट लेने ही नहीं देना चाहिए था। बट होता है, अब आपके डिफेंस में एरिक डायर अगर आपका सेंट्रल डिफेंस है एंड जाने दो। एंड वो गोल होने के बाद सडनली गेम का ना मोमेंटम चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। आर्सेनल का मुझे पहली बार इस सीजन में, इवन पिछले सीजन भी मिला आउट हो, बहुत मुझे ये चीज थोड़ा मैं शॉक हो गया। आर्सेनल बहुत पोजीशन लूज करने लगता है, जो कि नेचुरली आर्सेनल के गेम में लास्ट 2 साल में तो नहीं दिखा। बहुत पोजीशन लूज करते, बहुत वाल्नरेबल दिख रहे थे उनकी मिडफील्ड एंड डिफेंस। 1-2 पास में बायर्न म्यूनिख पूरा मिडफील्ड एंड डिफेंस खोल रहा था आर्सेनल का।
और वैसी सिचुएशन पे एक गोल हो जाता है, उस गोल में गैब्रियल एंड क्यूअर का गलती रहता है, दोनों की गलती की वजह से मौका मिल जाता है, उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट करते बायर्न म्यूनिख। उसके बाद एक पेनल्टी मिल जाता है, और पेनल्टी के लिए भी सेम ही है, जो काउंटर पे ट्रांजिशन पे जो अटैक हो रहा था उसका कोई आंसर नहीं था आर्सेनल के पास, और आर्सेनल को कहीं ना कहीं रोकने के लिए फाउल करना पड़ा पेनल्टी बॉक्स के अंदर, एंड पेनल्टी मिल जाता है। हैरी केन पेनल्टी में स्कोर कर देते, बहुत ही आसान तरीके से पेनल्टी लेते हैं, बिकॉज पेनल्टी लेने से पहले ही डेविड राया जंप कर देते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो 2-1 पे गेम फर्स्ट हाफ खत्म होता है। आर्सेनल का परफॉर्मेंस बहुत शॉकिंगली खराब रहता है, एंड बायर्न म्यूनिख का शॉकिंगली अच्छा रहता है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख से मैं तो नहीं कर रहा था, आप लोग भी मेरे हिसाब से इतना बढ़िया रिजल्ट एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं रहे थे। सेकेंड हाफ चालू होता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है बायर्न म्यूनिख अब गेम को खत्म करने में, मतलब एज इट इज खत्म करने में लग गया है 2-1 पे ही। ये टुखेल का एक अपना स्ट्रैटेजी रहता ही है उनका, एंड वही मुझे लगता है कि गलती किया। अगर बायर्न म्यूनिख एटलीस्ट 75 मिनट तक जो कॉन्फिडेंस कम था आर्सेनल के अंदर फर्स्ट हाफ में, जो दिखा कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको एक्सप्लॉइट करता और 30 मिनट तक, तो मुझे लगता है आर्सेनल सेटल नहीं हो पाता सेकंड हाफ में। बट उन्होंने थोड़ा ऑफेंसिव से ज्यादा डिफेंसिव गेम खेलना चालू किया, जिसकी वजह से आर्सेनल आहिस्ता आहिस्ता अपना गेम पे वापस आता है, कंट्रोल आता है। काई हैवर्ट्स जाते हैं इस पे, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, और आते हैं गैब्रियल हेसूस और मार्टिनेली की जगह ट्रोसार्ड, एंड ट्रोसार्ड ने फिनिश करते। ट्रोसार्ड जब से आर्सेनल में आए हैं तब से सब्स्टिट्यूट होके आने के बाद बहुत सारा मैच में उन्होंने गोल स्कोर करके टीम को जिताया है या बचाया है। कल भी वही होता है, ट्रोसार्ड एक गोल स्कोर करने के बाद आर्सेनल 2-2 में मैच खत्म करते। सो मुझे नेक्स्ट लेग में मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, यार मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। बहुत लोगों को मैंने कल बात सुना है, आज भी बात सुना, तो लोग बोल रहे हैं कि एडवांटेज बायर्न म्यूनिख, बिकॉज अभी नेक्स्ट मैच एलियंस एरिना में है, बायर्न म्यूनिख के होम ग्राउंड है, तो और 2-2 ड्रॉ है। देखो, पहली तो बात यह है कि पहले वाला रूल्स रेगुलेशन तो अभी है नहीं कि अवे गोल की हिसाब है, तो बायर्न म्यूनिख ने जो तो 2 गोल किया उसको आप 0-0 मानो, तो गेम नेक्स्ट मैच में नॉकआउट मैच होगा, सीधी ये हिसाब है। अब उस नॉकआउट मैच की अगर मैं बात करूं, तो एलियंस एरिना में इस साल बायर्न म्यूनिख ने ऐसा भी कुछ नहीं उखाड़ा है। ऑलरेडी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैच एलियंस एरिना में हार गए हैं। बायर्न लेवरकुसेन के साथ हारे हैं, लाइप्जिग के साथ हारे हैं सुपर कप में, रिसेंटली डॉर्टमुंड के साथ हारे हैं, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैच हारे हैं। अगर इतना ही एकदम अनबीटेबल रहते बायर्न म्यूनिख एलियंस एरिना में, तो ये सब मैच, बहुत इंपॉर्टेंट मैच तो नहीं हारते, एटलीस्ट ड्रॉ करके निकल के आते। तो ये जो लॉजिक है ये काम ही नहीं करता कि बायर्न म्यूनिख एलियंस एरिना में खेलेगा तो जीतेगा ही, तो मैं ये मानता नहीं हूँ, पहली बात है। दूसरी बात है आर्सेनल मुझे लगता है कि पहला मैच से कुछ सीखा होगा। मुझे नहीं लगता, लोग बोल सकते हैं, मुझे नहीं लगता बायर्न म्यूनिख बहुत ही एकदम आउटस्टैंडिंग कुछ खेला है। बायर्न म्यूनिख का जो भी परफॉर्मेंस, जो भी रिजल्ट आया, वो आर्सेनल की गलती के वजह से हुआ है। आर्सेनल की जो मिडफील्ड, जो फेमस मिडफील्ड है, ओदेगार्ड, राइस और जॉर्जिनो, तो वो मिडफील्ड एकदम क्लिक नहीं किया कल के मैच में। वो वन ऑफ डे होता है जिस दिन क्लिक नहीं करता है। तो मुझे ये लगता है कि बायर्न म्यूनिख नहीं, आर्सेनल ही अभी भी एडवांटेज पे रहेंगे सेकेंड लेग में, क्योंकि इस सीजन का बायर्न म्यूनिख का परफॉर्मेंस बहुत खराब है। और एलियंस एरिना वाला तो लॉजिक मेरे को नहीं लग रहा है, बिकॉज आर्सेनल को आदत है, वो एनफील्ड में जाके खेलते, वो एटिहाद में जाके खेलते, वो ओल्ड ट्रैफोर्ड में जाके खेलते, जहां ऑपोजिशन टीम की पूरा फैंस, पूरा उनकी स्टेडियम, उतने ही बड़े बड़े स्टेडियम है वो सब एलियंस एरिना की तरह, और उतने ही एग्रेसिव रहते हैं फैंस। सो उनको आदत भी है, प्लेयर्स को, आर्सेनल के प्लेयर्स को आदत है। हाँ, एक जगह पे आर्सेनल को थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है, वो है कि चैंपियंस लीग की एक्सपीरियंस वाला प्लेयर कम है। बहुत ही 2-4 प्लेयर है जिन्होंने चैंपियंस लीग खेला है पहले, या मतलब हाई लेवल पे खेला है। सो ये एक कमी है, नार्व को पकड़ के रखना। अगर नार्व पकड़ के रख सकती है तो मुझे
अभी भी लग रहा है कि आर्सेनल एडवांटेज पे पोजीशन पे बैठे हुए हैं एंड मुझे लगता है कि बायर्न म्यूनिख को हरा के नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि बायर्न म्यूनिख अगर जीत भी जाता है आर्सेनल से तो फायदा किसी को नहीं होने वाला, बिकॉज ये आर्सेनल टीम की जो परफॉर्मेंस, अगर आप मैच देखते हो तो आर्सेनल की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो सिटी या मैड्रिड से जो भी जीतेगा उसके साथ ये इन दोनों में किसी जो जीतेगा इसका मैच होने वाला है। तो आर्सेनल अगर जीतता है तो आर्सेनल में वो क्षमता है कि वो सिटी या रियल मैड्रिड को हरा सकता है। मैं 100% श्योर हूँ बायर्न म्यूनिख अगर ये मैच जीत भी जाता है कैसे कैसे अपने होम ग्राउंड पे सेकेंड लेग पे, तो वो रियल मैड्रिड या सिटी जो भी जीत के जाएंगे उनके साथ हारने ही वाले हैं 100% मैं श्योर। उससे आगे वो नहीं जा पाएंगे सेमीफाइनल के आगे। अब मैं आता हूं इसी के साथ रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, द एपिक बैटल, द क्लैश ऑफ टाइटंस। ये मैच की वैसे ही हाइप इतनी बहुत ज्यादा थी, ऊपर से सैंटियागो बेर्नाब्यू का रूफ को क्लोज करने का डिसीजन तो जैसे हाइप को और आग लगा दिया। लोग अलग अलग लॉजिक बताने लगे, इसलिए UEFA ने भी राजी हो गया, तो वो हाइप को ना और ज्यादा चढ़ा दिया, जैसे लग रहा है वो एक रूफ बंद होने वाला जो कहानी था। सो वो मैच चालू होता है, सिटी स्टार्टिंग में गोल कर देते, बहुत चालाकी वाला गोल था बेर्नार्डो सिल्वा का, बहुत अच्छी तरीके से फ्री किक लेते। कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड का गोलकीपर लुनिन का थोड़ा गलती था। रियल मैड्रिड स्टार्ट करते बीच में बेलिंगहम के साथ फॉल्स 9 एंड लेफ्ट में विनी, राइट में रॉड्रिगो, बीच में जो मिडफील्ड रहते हैं उस पे कामाविंगा, वाल्वर्दे और क्रूस, और डिफेंस में चुआमेनी खेलते, मिलिटाओ नहीं खेलते, चुआमेनी खेलते एंड रूडिगर, राइट में अपना कार्वाल और लेफ्ट में मेंडी। और उधर ही सिटी के पास हालांड से चालू करते वो लोग, लेफ्ट में ग्रिलिश, राइट में बेर्नार्डो सिल्वा, बीच में तो है ही अपना फोडेन, रॉड्री, और डिफेंस में वार्डियल, अकांजी, रूबेन डियास खेलते हैं एंड गोल में ओर्टेगा। सो ये सेटअप रहता है। मैं तो पहले सरप्राइज हो जाता हूँ केडीबी को नहीं देख के, तो मुझे तो लगा केडीबी नहीं है तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बट स्टार्ट करते गोल से ही सिटी। उसके बाद एग्जैक्टली जो गोल हो जाता है ना सिटी वाला, तो उसके बाद वो गेम ना उस जोन पे चले जाते हैं जिस जोन पे रियल मैड्रिड माहिर है, केओस, फुल केओस, कुछ भी हो रहा है, गलती दोनों टीम कर रही है। रॉड्री को मैं पहली बार 4-5 पास मिस पास होते हुए देखा, 4-5 बार बॉल लूज करते हुए देखा कल के मैच में रॉड्री का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। फर्स्ट हाफ में स्पेशली फोडेन भी एकदम उसे गायब थे। हालांड को तो कल रूडिगर के जेब में मिलेगा, मतलब जेब में था कल हालांड रूडिगर के, एंड एक चुआमेनी को प्रॉब्लम हो गया, उसने एक येलो कार्ड पे बैठा हुआ था, एक और येलो कार्ड देख के वो नेक्स्ट लेग से बाहर हो गया। सो मिलिटाओ आ जाएगा, इसीलिए शायद मिलिटाओ को चेंज भी नहीं किया, सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया, ताकि नेक्स्ट लेग में फ्रेश रहे। फर्स्ट हाफ में जो केओस वाला सिचुएशन चालू हो जाता है, और वहां पे मुझे पर्सनली जब वो केओस चलने लगता है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये रियल मैड्रिड के लिए बेटर है एंड यहाँ पे रियल मैड्रिड स्कोर करेगा। और मैं सोचा कि नहीं, तुरंत एक कामाविंगा का स्कोर आता है। लकी बोलो जैसे भी बोलो, केओटिक सिचुएशन में ऐसा ही होता है और रियल मैड्रिड इसका मास्टर है। एक गोल हो जाता है, उसके बाद सेम केओटिक सिचुएशन में एक ट्रांजिशन होता है एंड उस पे रॉड्रिगो स्कोर करते थे, वो भी डिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। केओटिक सिचुएशन को लेते हुए रियल मैड्रिड ज्यादा डोमिनेंस कर रहा था, बिकॉज रियल मैड्रिड तो मास्टर है ही उस चीज का। कल मुझे बेलिंगहम का गेम उसके लेवल पे नहीं लगा, मुझे लगा बेलिंगहम और बेटर कर सकता था कल के गेम में। फर्स्ट हाफ खत्म होता है 2-1 पे, सेकेंड हाफ चालू होता है एंड फोडेन थोड़ा थोड़ा गेम में आना चालू करते हैं एंड उसके बाद भाई साहब स्टनर, क्या गोल था फोडेन का। फोडेन 2-2 कर देते, उसके बाद वार्डियल एकदम मतलब सुपर गोल, अगेन 3-2 करते हैं। उस टाइम पे लगने लगता है जब 2-2 होता है, तब सिटी ने ना वो केओटिक सिचुएशन को थोड़ा संभाल लिया था एंड थोड़ा बहुत अपना वाला जो गेम है एकदम फुल कंट्रोल
गेम वो चालू कर दिया था, तब कहीं ना कहीं एक बार लगने लगता है कि मे बी सिटी ये मैच लेके निकल जाए, और उतने में ही वार्डियोल का गोल आ जाता है, तो 3-2 में एकदम जैसे लग रहा था सेटल है मैच, सिटी लेके निकलने वाला है। एंड वहीं पे अगेन रियल मैड्रिड ऐसा टीम है ना कि अगर आप 90 मिनट में के बाद आपको एक एक्स्ट्रा टाइम या इंजुरी टाइम जो है 3 मिनट या 4 मिनट का भी मिला है, और आप 91 मिनट में भी खेल रहे हो और आप 2-0 में भी जीत रहे हो, तभी भी आप कभी भी रियल मैड्रिड को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये आप लिख लो। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और वही हुआ, रियल मैड्रिड अगेन एक वाल्वर्डे का सुपर गोल, टाइमिंग। कल मुझे पता नहीं, लोग कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि क्रूस का गेम बहुत अच्छा था, मुझे कल क्रूस का गेम अच्छा नहीं लगा। टोनी क्रूस बहुत ही डिटच थे मैच के साथ, मैच में मुझे ऐसा लगा। कामाविंगा सुपर है, मेरे लिए तो बेस्ट प्लेयर कामाविंगा है अगर रियल मैड्रिड की बात करूं। और अगर मैं मैनचेस्टर सिटी की बात करूं तो बेर्नार्डो सिल्वा मेरे लिए बेस्ट प्लेयर है। फोडेन अच्छा था ऑल्दो, बट फोडेन सेकंड हाफ में ज्यादा अच्छा खेला है, लेकिन बेर्नार्डो सिल्वा स्टार्टिंग से बहुत ही बढ़िया खेल रहा था। कल रोड्री का परफॉर्मेंस तो सही था नहीं, तो मैं सिल्वा का बोलूंगा। तो क्या हो रहा था, कामाविंगा इतना डोमिनेट कर रहा था, इतना अकेले ही मतलब छाया हुआ था चारों तरफ, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं क्रूस दिख ही नहीं रहा है, और क्रूस का कल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था गेम में, और इसीलिए अंसेलोटी तीसरा गोल खाने के बाद क्रूस को चेंज करके सब्स्टिट्यूट पे लुका मॉड्रिच को चाचा को लाते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रियल मैड्रिड का गेम में थोड़ा सा कंट्रोल आता है, और उसी कंट्रोल के चक्कर में रियल मैड्रिड तीसरा गोल भी कर देते हैं। सो मैच खत्म होता है 3-3। मेरे हिसाब से अगर आप रात मतलब इंडिया में बैठे हो और आप चैंपियंस लीग का मैच देख रहे हो, तो आपको 12:30 बजे से मैच स्टार्ट होता है, तो आपको 2:30-3 बजे तक जगना पड़ेगा, ये ऑब्वियस बात है। तो आप अगर 3 बजे तक जगते हो, तो आपको 3 बजे तक जगे हो, इसलिए आपको कैसा मैच देखना चाहिए, मतलब मैच कैसा होना चाहिए ताकि आपका वो 3 बजे वाला जो 3 बजे तक जो जग रहे हो उसमें पैसा वसूल हो जाए। उसकी अगर एग्जाम्पल है कल वाला मैच, रियल मैड्रिड और सिटी वाला, आप लिख के ले लो, क्योंकि ऐसे मैच अगर होता है ना, तो आपका जो 3 बजे तक आप जग रहे हो और उसके अगले दिन सुबह फिर भी उठ के आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है, और सारा दिन का वो रात में नहीं सोने का वो थकान महसूस हो रहा है, वो चीज ना, वो मैच की जो ऐसे वाले गेम ना पैसा वसूल कर दे। देखो लाइफ में ऐसा है, मैं मानता हूँ, थोड़ा ज्ञान की बात चालू कर देता हूँ, कि लाइफ में ऐसा है कि आपको कभी कभी लगेगा कि क्यों कर रहा हो, क्या क्या मुझे क्या फायदा है, या मुझे क्या है रियल मैड्रिड जीते, कल मैं न्यूज में देख लूंगा, थोड़ा मन खुश हो जाएगा। मैं अगले दिन ऑफिस जाऊंगा और रात को 3 बजे सो के सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस जाना है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये जो मैचेस है ना, ये जो आप बैठ के देखते हो ना, ये एक मेमोरी है। आप सब कुछ, आप अगले दिन रिजल्ट देख के मजा कर लोगे, एवरीथिंग कर लोगे, 5 दिन बाद भूल जाओगे, और नहीं आपके मन में कुछ वो एक मेमोरी नहीं रहेगा, ये पैशनेट मेमोरी नहीं रहेगा। लेकिन आप ये जो मैच बैठ के देख रहे हो ना, ऐसे वाले मैच जब देखते हो, गंदे मैच होता तो मैं नहीं बोलूंगा, तो आप मान के चल सकते हो कि मैंने कुछ इन्वेस्ट किया टाइम जो कि मेरा बर्बाद हो गया, डूब गया। लेकिन ऐसे वाले मैच होते हैं ना, तो आपका जो मेमोरी रहता है ना, वो बहुत मतलब कीमती होता है, वो सारा जिंदगी रहता है। चलो आते हैं मैच, फर्स्ट लेग के बाद सेकंड लेग पे। इस केस में मैं बोलूंगा मैनचेस्टर सिटी एडवांटेज पे बैठा हुआ है, बिकॉज जो केस मैं बायर्न म्यूनिख के लिए बोल रहा था कि एलियंस एरिना वाला फैक्टर मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज एलियंस एरिना में बहुत बड़े बड़े मैच इस बार बायर्न म्यूनिख हार चुके हैं, लेकिन सिटी के केस में वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर टॉप 6 की बात करूं ईपीएल में भी, तो उसमें भी सिटी सबसे ऊपर बैठे हुए, बिकॉज वो अपने होम मैच उनको जाके उनके होम में हराना तो बहुत ही मुश्किल बात है। रियल मैड्रिड है ऑपोजिट में, इसीलिए हम लोग राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं इस मैच को। अगर दूसरा कोई होता तो मैं अभी तक राइट ऑफ भी कर देता, बिकॉज 3-3 वो अपने होम में जीत जाता। पर रियल मैड्रिड आप कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हिस्ट्री बोलता है आज तक रियल मैड्रिड भी जाके इतिहाद में मैच नहीं जीत के आ पाया है चैंपियंस लीग में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिटी एडवांटेज पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके होम में जाके उनको हराना बहुत टफ है। ये मैच भी सेम है, 0-0
जीरो मान सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट मैच है सीधा सीधा है आपके नॉकआउट मैच, एंड वो सिटी के होम ग्राउंड में है और उसमें केडीबी भी खेलेंगे। सिटी अपने एकदम ठंडी रूप धारण कर लेंगे एकदम। और जहां मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो ऑब्वियसली आप सबको पता है रियल मैड्रिड इस साल बहुत स्ट्रगल कर रही इंजरी की वजह से। मिलिटाओ अगर खेल लेते अगले मैच तो बेटर है, आई थिंक खेलेंगे मिलिटाओ। नाचो, मिलिटाओ की जगह नाचो है डिफेंस में, लुकास वास्केस है। ज्यादा प्लेयर भी नहीं है अपने पास डिफेंस में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, पहली बात है। दूसरी बात है अपने पास होसेलू जैसे स्ट्राइकर है, सुपर स्ट्राइकर। लेकिन नेक्स्ट मैच में अगर रियल मैड्रिड को जीत के आना है, ऑल्दो सिटी फेवरेट है, एडवांटेज में बैठे हुए। विनी आज भी खेला है, उस दिन भी खेलेगा, रॉड्रिगो खेला है वो भी खेलेगा, सब कुछ सब जगह से रहेगा। एक आदमी है जिसपे मैं दाव लगा सकता, अगर उसने अपना गेम खेला तो ही रियल मैड्रिड पहली बार जाके इतिहाद में सिटी को हरा के चैंपियंस लीग की सेमीफाइनल में जा सकता है, वो है जूड बेलिंगहम। जूड बेलिंगहम का कल का मैच एकदम सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छे उन्होंने मूवमेंट किए, बट एक तो गोल भी कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जूड बेलिंगहम ही एक ऐसा मिसिंग लिंक है रियल मैड्रिड की टीम में जो नेक्स्ट मैच में रियल मैड्रिड को निकाल के ला सकते हैं। अगर उन्होंने कर दिया तो रियल मैड्रिड के लिए एक चांस बनता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ, काफी लंबा हो गया है। आई होप आप लोगों ने भी मैच देखा, नहीं देखा तो मेरा वीडियो से आपको मोटा मोटा पता चल गया होगा क्या हुआ है मैच में। आप लोगों को इस मैच के बारे में, इस टीमों के बारे में कुछ भी बताना है तो कमेंट में लिख सकते हो। इसके साथ ही गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।